शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आएगी, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, वह एकादशी तिथि गीता उपदेश की तिथि है। वह तिथि है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता के लिए गीता उपदेश दिया था। इस वर्ष गीता जयंती पर गीता उपदेश के 5161 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 5161। और आज इस बार की गीता जयंती उत्सव जो हर वर्ष कुरुक्षेत्र में होता है और पिछले लगभग 9 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में चल रहा है। आज इस वर्ष की गीता जयंती उत्सव की पत्रकार वार्ता हमारे हरियाणा के पाव कर्मठ सेवा समर्पित मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी यहाँ हैं, जो पार्टनर स्टेट है इस बार का। हर बार एक पार्टनर स्टेट होता है, पार्टनर कंट्री। पार्टनर स्टेट के कल्चरल मिनिस्टर उड़ीसा के यहाँ हैं और तंजानियन एम्बेसडर यहाँ हैं। वो कुछ ही शब्दों में बात विस्तृत जानकारी आगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेंगे। कुछ जब से गीता महोत्सव प्रारंभ हुआ है तब से लेकर कुछ जो एक वैश्विक प्रभाव दिखाई दे रहा है। भगवत गीता का अगर हम वैचारिक दृष्टि से देखें तब जब ये गीता महोत्सव नहीं थे और आज भगवत गीता को पूरे विश्व स्तर पर लोग मानने लगे हैं, समाधान के रूप में देखने लगे हैं। तब एक अर्जुन था जो समस्याग्रस्त था, महाभारत के युद्ध का वातावरण था, लेकिन आज पूरे विश्व स्तर पर हम देखते हैं हर मन में कहीं न कहीं तनाव दबाव की महाभारत, कई परिवारों में, कई समाज में कई तरह के जो भेदभाव और कई विश्व स्तर पर हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं एक युद्ध का सा वातावरण, कहीं अपने रशिया और यूक्रेन, कहीं हमास और इजराइल, और कभी कभी लगता है 2 भागों में बटा हुआ विश्व, बढ़ता जा रहा विश्व। तो महाभारत की तब की स्थिति में अर्जुन को समाधान मिला और आज विश्व पूरा इस बात की ओर देख रहा है कि गीता भी एक समाधान के रूप में है। और यही कारण है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से जो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में हुए, हर देश में बहुत उत्सुकता दिखाई दी, बहुत गीता जी के प्रति उत्साह दिखाई दिया। जिस जिस देश में 5 देश अभी गिनाए गए हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महोदय द्वारा, 5 देशों में मॉरिशस में पहला गीता महोत्सव हुआ, इंग्लैंड में हुआ, उसके पश्चात कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो इन सब देशों में जहां जहां भी हुआ, शोभा यात्रा, जब श्रीलंका में शोभा यात्रा थी, जिन लोगों ने देखा वो मानते हैं कि भारत में भी इस ढंग की शोभा यात्रा बहुत मुश्किल दिखाई देती है। और स्वयं श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर उस शोभा यात्रा में लगभग 1.5 घंटा स्वयं रहे और उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि भगवत गीता जब उन्हें भेंट की गई पार्लियामेंट के लिए या पीएमओ के लिए वहां के, तो उन्होंने स्वयं इच्छा जताई कि मैं भी चाहूंगा एक बार गीता पढ़ करके कुरुक्षेत्र आना। तो ये उत्सुकता का वातावरण बना है विश्व भर में। और जो पार्टनर कंट्री बनाया जाता है उस माध्यम से उस देश का स्वाभाविक संबंध जुड़ता है, कल्चरल रिलेशन जुड़ते हैं।
तो विश्व भर में कई रूपों में गीता जी की एक मान्यता स्वीकार्यता बढ़ी और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र का सम्मान भी, जो पहले ना तो एक पर्यटन की दृष्टि से न तीर्थ की दृष्टि से जो होना चाहिए था, जिसका अधिकारी था ये तीर्थ, लेकिन कहीं न कहीं वंचित रहा। और अब पूरा विश्व गीता जयंती उत्सव को भी जानने लगा है, गीता की महत्ता को भी समझने लगा है, और कुरुक्षेत्र के प्रति भी पूरे विश्व में एक आकर्षण बढ़ा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट बता सकता है कि पहले वर्ष भर में गीता जयंती पर तो पहले सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देते थे, और अब 30 से 40 लाख के लगभग लोग गीता जयंती उत्सव में आते हैं। और केवल गीता जयंती उत्सव के दिनों में नहीं, पूरा वर्ष लोगों का आने जाने का प्रबुद्ध पर्यटन के रूप पर्यटक आने लगे हैं कुरुक्षेत्र में। तो कई रूपों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रभाव भाव बना है पूरे देश में, पूरे विश्व में। एक आपको घटना बताएं, पिछले वर्ष कि किस प्रकार से गीता का प्रभाव बढ़ा है। बंगाल में हमारे संत हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर के पिछले वर्ष ईडन गार्डन कलकत्ता में गीता जयंती से अगले दिन गीता पाठ का आयोजन किया, और वहां लगभग 1 लाख लोग एकत्रित हुए गीता पाठ के लिए कलकत्ता। इस बार भी 15 दिसंबर को, इस बार वो बंगाल वाले संत 1000 संत इकट्ठे होंगे, और सिलीगुड़ी में इस बार उन्होंने कार्यक्रम रखा है। पहले उन्होंने हमें बताया कि 51,000 के लगभग लोगों का हमारा लक्ष्य है, लेकिन कल जब उनका फोन आया तो उस समय कुछ लोग साथ ही बैठे थे, हमने स्पीकर पे ही, मदन जी भी थे और कुछ लोग और तो उपेंद्र जी भी शायद थे, तो हमने स्पीकर ऑन किया तो बात जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमारी 51,000 से अधिक संख्या तो हो गई है, अब हम सिलीगुड़ी में भी 1 लाख की ओर बढ़ना चाह रहे हैं कि इतने लोग मिलकर के गीता। तो ये कुरुक्षेत्र से जो गीता का संदेश गीता महोत्सव के माध्यम से निकला, उसका एक प्रभाव है कि हर प्रांत में जो पार्टनर स्टेट बनते हैं या नहीं, तो किसी संतों में उत्सुकता आई, तो ये एक स्वाभाविक प्रभाव गीता जयंती का बना है। और इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर और मुख्य कार्यक्रम जो होंगे वो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। सरस मेला इत्यादि शुरू हो जाता है, 28 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो विधिवत प्रारंभ होंगे वो 5 दिसंबर को होंगे, 11 दिसंबर तक चलेंगे। उसमें एक दिन देश भर के प्रमुख संत भी आते हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी अब एक मर्यादाएं निश्चित की गई हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में केवल भारत झलके, केवल भगवान राम भगवान कृष्ण की परंपराएं झलके, महाभारत की कोई दिव्यताएं झलके, गीता जी के कोई तत्व सामने आए, उस ढंग के ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और कहीं राजनीतिक क्षेत्र से कहीं प्रबुद्ध लोग रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से, और एक नया प्रयोग बताकर शेष बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा चर्चा सुनेंगे। इस बार पूरे देश के जो हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और शक्तिपीठ हैं, या भगवान की जो अवतरण स्थलियां हैं, अयोध्या है, वृंदावन है, तिरुपति बालाजी है, इस ढंग के जो देव स्थान हैं, प्रथम बार ये प्रयास हो रहा है कि वहां के मुख्य सेवाधिकारी कुरुक्षेत्र आए और एक साथ मिल बैठ करके, कि हमने जब अधिकतर से बात हुई तो लगभग अभी हमने मुख्यमंत्री जी संकेत किया कि 95% ऐसे दिखे जो आज तक कुरुक्षेत्र आए ही नहीं। तो हमें लगा कि जब ये सब कुरुक्षेत्र आएंगे तो तीर्थों के साथ हमारा सीधा समन्वय बनेगा। फिर ये कुरुक्षेत्र की तिरुपति बालाजी में बात करेंगे, अयोध्या में बात करेंगे, अन्य स्थानों में जहां जहां से आएंगे, तो एक सांस्कृतिक संबंध उस नाते से और दृढ़ बनेंगे और गीता जी के भावों का
और हमारी सनातन गौरव का और अधिक सद्भावना पूर्वक हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो अभी इतना ही, आगे की बात मुख्यमंत्री। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से पूर्व चाहूँगा जो हमारे माननीय प्रधान सचिव महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जो हमारे अतिथि है मैं करूँगा महाराज हमारे मुख्यमंत्री मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे एम्बेसडर जो है तंजानिया से स्वागत है। निमंत्रण भी दे दूं अभी? हाँ, निमंत्रण पत्र स्वागत के साथ साथ निमंत्रण भी हो जाए। मुख्यमंत्री थैंक यू, थैंक यू। मंत्री जी अच्छा आमंत्रण है। अनुरोध करूंगा माननीय नहीं, एक बार तंजानिया के एम्बेसडर 2 मिनट के तंजानिया के एम्बेसडर अनीशा Shri Nayak Singh Ji, Honorable Chief Minister of Haryana, 2 मिनट। Suryavans Suraj Ji, Honorable Minister, State of Odisha, Swami Gayanand Ji Maharaj, Geo Gita, Government of Haryana officials, Foreign Cooperation Department, State of Haryana, friends of media, invited guests, good morning. I extend my heartfelt gratitude to the government of Haryana and the organizers for inviting me to be part of this prestigious celebration and making Tanzania as the partner country for the event. It is an honor of us to be part of the International Gita Mahotsav 2024. This event is a shining example of how culture can bring people together, promoting global harmony and mutual understanding. Tanzania and India share a relationship that spans centuries, from trade routes
to philosophical ideas, our interactions have enriched both regions and fostered a deep bond grounded in mutual respect. I still remember that I had the opportunity to tie a rakhi to Mr. Manohar Lal, the then Chief Minister of Haryana, in one of the occasions of Raksha Bandhan. I felt this brotherhood and considering Haryana as Tanzania and brothers and sisters as a family. The International Gita Mahotsav beautifully reflects the enduring partnership between our regions. It showcases how cultural traditions can transcend borders and creating lasting connections. You recall that in 2023, in October, the President of Tanzania, United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, made a state visit to India. In one of the meetings between Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, among other things, they had agreed to deepen cultural relations between Tanzania and India. The Gita Mahotsav is another opportunity to showcase how deep connection between Tanzania and India in terms of culture. And to strengthen this, we are expecting 2 ministers from Tanzania to attend the Gita Mahotsav celebration. Haryana and India has played a pivotal role in strengthening the socio-economic relations between Tanzania and India. Initiatives such as the Haryana Africa Conclave and participation of Haryana in the Dar es Salaam International Trade Fair have been instrumental in fostering collaborations and highlights the commitment to deepen ties with African nations, paving the way for meaningful exchanges. Haryana participation in the Dar es Salaam International Trade Fair has been a resounding success, as evidenced by the subsequent repeated visits by exporters and businessmen to Tanzania. These visits have resulted in importing of raw materials from Tanzania, over 50 container loads since the delegation visits to Tanzania, leading to a boost in the supply chains within the region. The results of our partnership are evident. Trade between Haryana and Tanzania has significantly increased in the last fiscal year, which is a testament to our growing economic ties. Education is the foundation of our future. Partnership in skill development, scholarships, and academic exchanges are empowering young African people in Africa and India to drive their progress. Collaboration in technology is crucial for addressing shared challenges together. We can harness innovation to boost agriculture, improve healthcare, and drive sustainable development. Our joint efforts in healthcare and agriculture demonstrate how we can work together to address critical issues, ensuring food security and public health for our communities. Haryana and Tanzania are similar in agriculture, livestock,
and farming systems. Tanzania and India are natural partners in promoting sustainable development. Together, we can lead the way in innovation and inclusive growth. Youth are the architects of our future. By equipping them with the entrepreneurial and technical skills, we are preparing them to shape a dynamic and prosperous tomorrow. Africa's young and vibrant population offers immense opportunities. By investing in their education and skills, we are building a brighter future for both our regions. Events like Gita Mahotsav are more than celebrations. They are bridges that connect us, fostering deeper ties and mutual appreciation of our rich cultural heritage. And here I would like to add that in Tanzania is a home to the largest Indian community. We have the Indian community, about 60,000 people in Tanzania. We call them Tanzanians with Indian origins. And we live together in peace and harmony. And we share the same culture. As it is evident, you can see in my hands, on my hands, I have the mehendi, this one, you can all see it. It's a cultural thing in Tanzania as well as in India. So you can see how Tanzania and India share cultural connection. While studying the Gita, we discovered the practicality and strong relevance to today's era. The Gita, a profound and visualized event, was not only significant in its time, but also continues to have enduring relevance in the modern world. As we celebrate this Mahotsav, let us envision a future where Tanzania-Haryana partnership continues to grow, enriching both regions economically, culturally, and socially. Together, we can achieve remarkable milestones and will be able to change the global perceptions. I thank you for listening. धन्यवाद स्वामी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी उड़ीसा के पाटन स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के ये जो प्रेस वार्ता, इसमें उपस्थित हैं ऑनरेबल सीएम, कर्मठ सीएम, यशस्वी सीएम नायब सिंह जी, गीता के मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, तांजानिया के हाई कमिश्नर पर एक्सीलेंसी तनिषा कपूती जी और हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ ऑफिशियल्स और पत्रकार बंधु, सभी को आज के ये अवसर पर स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से पूरा हरियाणा के जो गवर्नमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके पास आभार व्यक्त करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा को पार्टनर स्टेट के लिए न्योता दिया गया था और
उड़ीसा के ऑनरेबल सीएम मोहन मांझी जी इसके लिए कॉन्सेप्ट दिए थे। ये हरियाणा गीता जी का भूमि कहा जाता है और उड़ीसा महाप्रभु जगन्नाथ जी का भूमि है। भगवान कृष्ण का अवतार महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी माना जाता है। हर साल लाखों से ज्यादा हरियाणा के लोग उड़ीसा आते हैं, पुरी आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र में जो ये इतना बड़ा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है भाग लेने के लिए, इसमें उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा का हेरिटेज, उड़ीसा का जो फोक डांस है और उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल फूड है, ये सब एक पैविलियन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें एक कल्चरल एक्सचेंज का अवसर मिलेगा जो आने वाले दिन में उड़ीसा और हरियाणा का जो संबंध है इसको और गहरा करेगा। मैं अंत में ऑनरेबल सीएम जी के पास आभार हूं कि उड़ीसा को इतना बड़ा अवसर और इतना बड़ा पावन अवसर मिला। इसलिए पूरा उड़ीसा के लोगों के तरफ से मैं सभी के पास आभार व्यक्त कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री। जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2016 से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पहले से जो गीता जयंती के कार्यक्रम होता था वो बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी की रहती है और वो बड़े डिटेल्स में इसमें जाकर खुद इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को तय कर रहे हैं। मैं माननीय